दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज का यह वीडियो सीजी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को तथा उसके साथ साथ 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, 2018, 19, 20 में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी आईएमपी है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न 1 हमें दिया है, एफसीआई किसानों से अनाजों को खरीदता है। एफसीआई किसानों से अनाजों को खरीदता है तो कैसा खरीदता है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है स्थानीय मूल्य पर, ऑप्शन बी थोक मूल्य पर, और ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर, और ऑप्शन डी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो एफसीआई किसानों से अनाजों को कैसे खरीदता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूनतम समर्थन मूल्य फ्रेंड्स। तो एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहे, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, जो कि किसानों से अनाजों को कैसा खरीदता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अभी अभी धान भी बेचे होंगे, तो धान को कैसे लेता है, धान को हमेशा एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेता है फ्रेंड। प्रश्न 2 हमें दिया है, एंडोसल्फान क्या है। एंडोसल्फान क्या है। ऑप्शन ए में दिया है तेल, ऑप्शन बी पेयजल, ऑप्शन सी कीटनाशक, और ऑप्शन डी लौह पदार्थ। तो क्या है एंडोसल्फान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक कीटनाशक है फ्रेंड। एंडोसल्फान क्या है, एंडोसल्फान एक कीटनाशक है, ठीक है। प्रश्न 3 हमें दिया है, रूसी क्रांति का नेता था। रूसी क्रांति का नेता था। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है स्टालिन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी लेनिन, और ऑप्शन डी जार निकोलस। तो रूसी क्रांति का नेता कौन था फिर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि लेनिन। रूसी क्रांति का नेता कौन था, लेनिन। रूसी क्रांति का नेता लेनिन था। प्रश्न 4 दिया है, विद्यालयीन बच्चों को दिया जाता है। विद्यालयीन बच्चों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है। ऑप्शन ए में हमें दिया है पोषित आहार, ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन, ऑप्शन सी न्यूट्रिशियन, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा। तो विद्यालयीन बच्चों को क्या दिया जाता है फ्रेंड्स, ये तो बहुत सिंपल आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन, है ना। विद्यालयीन बच्चों को क्या दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 है, जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन है। ऑप्शन ए में हमें दिया है मछली, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी जल। तो इनमें से कौन सा जैविक संसाधन है फ्रेंड, जैविक संसाधन यानी कि जो जीवित हो। तो मछली जीवित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा फ्रेंड। भूमि, वायु, जल ये क्या हो जाएंगे, ये अजैविक हो जाएंगे, है ना। निर्जीव यानी कि अजैविक, और ये मछली क्या होता है, जैविक या जिसमें जीव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली जैविक संसाधन है। प्रश्न 6 हमें दिया है, भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ फ्रेंड। ऑप्शन ए में हमें दिया है सन 1942 में, ऑप्शन बी सन 1945 में, और ऑप्शन सी सन 1947 में, और ऑप्शन डी सन 1952 में। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड। ऑप्शन सी यानी कि 1947 में। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में। 1947 में कब, तो 15 अगस्त 1947, है ना, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 हमें दिया है, हरित क्रांति से फसल उत्पादन बढ़ा। तो हरित क्रांति से किस फसल का उत्पादन बढ़ा। तो हमें ऑप्शन ए में दिया है ज्वार का, ऑप्शन बी बाजरा का, ऑप्शन सी मक्का का, और ऑप्शन डी गेहूं का। तो हरित क्रांति से किस फसल का उत्पादन बढ़ा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूं का, है ना। हरित क्रांति जिससे क्या हुआ, गेहूं और चावल इन दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई फ्रेंड। और अभी तक हमारे भारत देश में ये प्रथम नंबर पर है, गेहूं और चावल के उत्पादन में हमारा देश। तो वो कब आया, वो हरित क्रांति से ही आया। तो हरित क्रांति से किस फसल का उत्पादन बढ़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 हमें दिया है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। कितना प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 50 दिन के लिए, ऑप्शन बी 100 दिन के लिए, और ऑप्शन सी 150 दिन के लिए, और ऑप्शन डी 200 दिन के लिए। तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 100 दिन के लिए, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है ना, गांव के सभी लोग जाते हैं, वो कितने दिन के लिए दिया जाता है, उसमें काम 100 दिन के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 हमें दिया है, सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। ये और इन सभी क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये कई बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सभी के सभी आपको तैयार रहना है, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। हम तो देखो प्रश्न 9 में हमें क्या दिया गया है, सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। तो क्या होता है सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा। ऑप्शन ए में हमें दिया है राजस्व, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी बचत।
तो क्या होता है सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा, तो उसे हम कहते हैं बजट। पे क्या कहते हैं, बजट। सरकार की आय व्यय यानी कि सरकार ने एक साल में कितना आय हुआ सरकार को और एक साल में सरकार ने कितना खर्च किया, उसी को कहते हैं बजट। बजट पेश करते हैं। और ये कहाँ पेश किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये हमेशा संसद में पेश किया जाता है। कहाँ, संसद में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 हमें दिया है शीत युद्ध है। शीत युद्ध है। ऑप्शन ए में हमें दिया है आमने सामने युद्ध, ऑप्शन बी गुरिल्ला युद्ध, और ऑप्शन सी तनाव की स्थिति, और ऑप्शन डी आसमान में युद्ध। तो शीत युद्ध कैसा था फ्रेंड, तो शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, ठीक है ना। एक बात हमेशा हमेशा इसे कहते हैं शीत युद्ध, लेकिन ये युद्ध के नाम पे सिर्फ लिखा गया है, ये युद्ध नहीं हुआ था फ्रेंड। तो क्या हुआ था, तो ये शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच था फ्रेंड। अमेरिका और रूस ये दोनों बड़े बड़े देश हैं, ये दोनों बड़े देश हैं, और क्या है, इन दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अमेरिका और रूस दोनों बड़े देश हैं, इन दोनों में तनाव उत्पन्न हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन इसे नाम ही दे दिया है शीत युद्ध। दोनों अमेरिका और रूस बड़े देश हैं, इन दोनों के बीच क्या था, तनाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि दिया है तनाव की स्थिति। तो शीत युद्ध क्या है, तनाव की स्थिति है। ठीक है, किस किस देश में, अमेरिका और रूस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11 में दिया है जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है वे भोजन नहीं करते, ऑप्शन बी वे भोजन नहीं खरीदते, ऑप्शन सी वे कुपोषित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। तो जिसकी क्रय शक्ति यानी कि जो कुछ खरीद नहीं सकते या फिर जो खरीदने में कमजोर होते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। वे भोजन नहीं करते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसे आप ऐसे ही काट सकते हो, है ना। वे भोजन नहीं खरीदते, ये इसे भी हम काटेंगे, है ना, इतना भी तो कमजोर नहीं होगा। सी वे कुपोषित हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और ऑप्शन डी में है वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते, यानी कि जितना उसे पोषक मिलना चाहिए उतने का आहार वो खरीद नहीं पाते हैं ना, उसकी क्रय शक्ति कमजोर है, तो क्या हो जाएगा, वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12 में दिया है शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में हमें दिया है युद्ध को रोकना, ऑप्शन बी निःशस्त्रीकरण, और ऑप्शन सी परमाणु अस्त्र शस्त्र पर रोक, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, युद्ध को भी रोकना था, युद्ध भी रोकना उसका उद्देश्य था शांति आंदोलन का। दूसरा निःशस्त्रीकरण, पूरी तरीके से शस्त्र को त्यागना है, ये भी शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और क्या था, और परमाणु अस्त्र शस्त्र पर रोक। शांति आंदोलन यही चाहता था कि परमाणु अस्त्र शस्त्र अब कोई भी देश न बनाए, इसलिए क्या होगा, परमाणु अस्त्र शस्त्र पर भी रोक शांति के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। ये सभी उद्देश्य क्या है, शांति के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 13 है इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है। इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी पानी, और ऑप्शन डी कोयला। तो इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है। नवीनीकरण अर्थात जिसको हम मतलब अभी अभी आया हुआ, तो सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा को भी ज़्यादा दिन आए हुए नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नवीनीकरण ऊर्जा हो जाएगा। पवन ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, पवन से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ये भी ज़्यादा दिन हमें नहीं हुआ, यानी कि ये भी नया है, तो ये भी नवीनीकरण हो जाएगा। पानी से ऊर्जा बिजली बना रहे हैं, वो भी हमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ, वो भी क्या है, नवीनीकरण के ही अंतर्गत आ जाएगा। और ऑप्शन डी कोयला क्या हो जाएगा, कोयला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें संसाधन नहीं है, इसमें आ जाएगा फिर। ठीक है, इसको हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं ना, कि बहुत दिन हो गए जब से हम जानते हैं अपने आप को, तब से कोयला का यूज होता आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कोयला अनवीनीकरण संसाधन है, यानी कि इसमें हमें पूछा क्या है, नवीनीकरण संसाधन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कोयला नवीनीकरण संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, ये क्या है, ये नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको डबल टिक लगा लेना। ठीक है, सभी में टिक लग गए, क्या है, ये सभी नवीनीकरण ऊर्जा है, और ये अनवीनीकरण यानी कि इसको कहते हैं नवीनीकरण संसाधन नहीं है। देखो उसी को घुमा के पूछ दिया गया है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 में दिया है रूस की क्रांति का वर्ष था। रूस की क्रांति का वर्ष था, तो रूस में कब क्रांति हुई। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1917, और ऑप्शन डी 1918। तो रूस की क्रांति का वर्ष क्या था,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 में। रूस में कब क्रांति हुई? 1917 में। और इस क्रांति का नेता कौन था? तो अभी हम लोग जस्ट देखे क्या कौन था? लेनिन थे, यही था लेनिन। ठीक है, लेनिन। तो रूस की क्रांति का वर्ष क्या था? 1917 और उसका नेता कौन था? लेनिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15 में दिया है भारत की प्रथम पत्रिका है। भारत की प्रथम पत्रिका है, तो भारत का प्रथम पत्रिका कौन सा है? हमें ऑप्शन ए में दिया है मिराटला अखबार, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी दिग्दर्शिका और ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रथम पत्रिका क्या है? तो भारत की प्रथम पत्रिका है दिग्दर्शिका। क्या है? दिग्दर्शिका। भारत की प्रथम पत्रिका दिग्दर्शिका है। ठीक है, ये हो गए फ्रेंड्स हमारे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 6 अंक वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 अंक में आपसे पूछा जाएगा। 6 6 12 अंक का है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो यूँ समझो फ्रेंड्स आपको 6 से 12 नंबर क्लियर है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है निर्वाचन अर्थात चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आपको निर्वाचन आयोग के 6 कार्य क्या क्या उसके कार्य हैं को आपको लिखकर व्याख्या करना है। ठीक है, ये आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसीलिए 6 कहा गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के 6 कार्य। और उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो तैयार होना चाहिए, ये सभी के सभी ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है ना, तो मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर आपको उसका व्याख्या करना है। ठीक है, ये दोनों एक ही रिलेटेड हैं, निर्वाचन आयोग और मतदान प्रक्रिया। ठीक है, और ऑप्शन और प्रश्न 3 दिया है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति व कार्य के बारे में आपको व्याख्या करना है। और इसे तो आप ये सभी के सभी मोस्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको याद भी रखना है फ्रेंड। ठीक है, क्या होते हैं राष्ट्रपति की शक्ति व उसके कार्य। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों की व्याख्या आपको करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न 4 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये देखो फ्रेंड, तो आपको राष्ट्रपति की शक्ति या कार्य की व्याख्या करना है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, इन सभी को आपको वर्णन करना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वैसे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फ्रेंड। ठीक है, ये एक शब्द में यहाँ तक आंसर यहाँ हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब आपको प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके ही रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।